ऐसी 5 बातें जिनकी वजह से कृषि खेती एक घाटे का सौदा बनती जा रही है और इसमें फ़ायदा निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। सबसे पहली बात, नेतृत्व की कमी और राजनैतिक उदासीनता और हीनता। इससे मेरा मतलब है कि किसानों में से कोई भी ऐसा आगे बढ़ के नहीं आता है कि जिसने ऑलरेडी उसमें सक्सेस हासिल कर ली हो, कि जो खेती में कृषि में अच्छे से फ़ायदा निकाल रहा हो और वो किसानों को गाइड करे या फिर वो उनके लीडर बन के उनको रास्ता दिखाए कि वो कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं खेती करने के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा निकाल पाए। दूसरी बात है कि राजनीतिक उदासीनता। जैसे आप सुनते होंगे कि कॉटन के दाम बढ़ने लगे तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है कि हम कॉटन इंपोर्ट कर लेंगे। प्याज के दाम बढ़ने लगे तो सरकार बोलती है हम प्याज इंपोर्ट कर लेंगे। टोमेटो के दाम बढ़ने लगे तो सरकार कुछ और ही करती है। ऐसे ही कोई भी चीज़ के दाम अगर बढ़ते हैं तो सरकार का नैरेटिव क्या होता है, वो बस बोल देते हैं और उनके बोलने में ही इतनी पावर होती है कि मार्केट डाउन हो जाता है और जो जो प्राइस या जो उसकी वैल्यूएशन होती है क्रॉप की, वो किसानों को नहीं मिल पाती है। ऐसी राजनीतिक उदासीनता या हीनता हम इसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से किसान बहुत ही घाटे में चलते हैं। दूसरी राजनीतिक जो उदासीनता है वो कृषि के बारे में किसानों को जागरूक करने के बारे में है। जैसे कि बहुत सारी नई रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज़ हुई है जिससे हम किसान को ये आइडिया दे सकते हैं कि वो कैसे उनकी जो खेती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और क्वालिटी का उत्पादन ले सकते हैं और उनकी खेती की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो भी बनी रहे या बढ़ती रहे। बट सरकार इस बारे में भी बहुत ज़्यादा उदासीन दिखती है। वो अपनी तरफ से ऐसे कोई भी प्रोग्राम्स या एक कागज़ों पर तो उन्होंने पेपर पर तो बहुत सारी योजनाएं बना ली है, बट जब करने की बारी आती है तो कोई भी आगे नहीं आता। बस कागज़ों में और ऑफिस में प्रोग्राम्स और योजनाएं पड़ी रहती हैं और एट दी एंड किसान तक कुछ भी नहीं पहुंचता है इसमें से। तो ये राजनीतिक उदासीनता मुझे लगती है। सरकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जो उनका धोरण है और जो भी किसान और खेती के रिलेटेड जो भी नई स्टडीज़, साइंटिफिक स्टडीज़ और रिसर्च हो रही है, एट एंड द लेवल ऑफ द किसान तक पहुंचाने के लिए जो उनकी उदासीनता है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से खेती प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है। दूसरा जो पॉइंट है, किसान की अज्ञानता। वे बहुत ही मैंने बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया कि किसान की अज्ञानता हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी ही जो कृषि कर रहा है उसमें घाटा लाने के लिए कारणीभूत हो रही है। तो अज्ञानता से मेरा मतलब समझिए आप, किसान को खेती करना तो आता है बट उसको खेती और बिजनेस में शायद वो डिफरेंस नहीं कर पाता। जो बिजनेस का एक सेंस होता है वो उसके पास है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ। अभी की जो सरकार है वो उसका टारगेट है कि वो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रोवाइड कर रही है। मतलब जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं वो लोगों को फ्री में मिलनी है और अगर वो लोगों को फ्री में मिलनी है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा दाम पर तो किसानों से खरीदेंगे नहीं। किसानों से वो ऐसे करे कि ज़्यादा दाम पे खरीद ले और जनता में फ्री में बांटे, ये तो सरकार को ही मतलब वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो लॉजिक ये कहता है कि उनको कम दाम पे खरीदना पड़ेगा और फ्री में लोगों को देना पड़ेगा। तो जो बिज़नेस किसान कर रहे हैं, जो क्रॉप उगा रहे हैं, उसका अगर स्कोप ही नहीं बाहर मार्केट में तो ज़्यादा दाम पर बिकेंगी कैसे। इस बारे में क्या किसान ने कभी सोचा है? वो बस खेती करता है, वो क्रॉप प्रोडक्शन लेता है, उसकी जो फसलें लेते हैं उसका प्रोडक्शन लेता है और मार्केट में जाके जो मंडियाँ होती है, सरकार की मंडियाँ होती है, उसमें बेच आता है। तो जो खरीदने वाला दूसरे को फ्री में देने वाला है वो चीज़, वो आपसे वो महंगे दाम पे कैसे ले सकता है। और अगर वो आपको महंगे दाम से नहीं लेगा तो फिर आप उसमें कैसे प्रॉफिट बना पाओगे। इस बात पे किसानों ने सोचना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को खेती और बिजनेस इसमें डिफरेंस बनाना पड़ेगा। क्यों खेती एक हम ऐसे कह नहीं सकते कि वो एक बिज़नेस है। खेती जो हमारे पूर्वज करते थे वो उनकी उपजीविका के लिए एक साधन होता था, जिसमें वो उनको लगने वाली जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो खेती से वो निकाल के अपना गुजारा करते थे और जो चीज़ें बच जाती थी वो बाहर जाके मार्केट में उसको बेच देते थे, उससे व्यापार करते थे। बट अभी किसान का उल्टा हो गया है, वो खेती में ऐसा प्रोडक्शन लेता है वो सारा का सारा मार्केट में जाके बेच देता है
और उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो मार्केट से ख़रीद के लाता है। मतलब जो चीज़ें वो उसके खेत से ही निकाल सकता था वो उसके लिए मार्केट पे डिपेंडेंट हो गया, और जो चीज़ वो उसमें प्रोड्यूस कर रहा है उसको बेचने के लिए भी वो मार्केट पर ही डिपेंडेंट हो गया है। तो इतनी सारी डिपेंडेंसी होने के वजह से उसको ये आइडिया ही नहीं कि खेती क्यों घाटे में जा रही है उसकी। तीसरा पॉइंट जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि सृजनशीलता की कमी। कुछ नया करने से जो डर किसान को लगता है, जो क्रिएटिविटी किसान में होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि वो एक तीसरी बात है जो खेती के लिए, कृषि के लिए उसको ग्रोथ नहीं होने देती, जिसकी वजह से उसको उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो किसान कमर्शियल क्रॉप्स लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स इंडिया में ली जाती है, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, और हमारे जैसे मक्का हो गया, कॉर्न, ऐसे कुछ कुछ हम गिने चुने कह सकते हैं कि ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स किसान लेते हैं। और एक ही जो पैटर्न चलता है जिस रीजन में, उसी पैटर्न में सारे किसान चलते हैं, और वो कुछ नया करने की कभी सोचते ही नहीं है, कि वो कभी मार्केट का एनालिसिस नहीं करते कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है या आगे हो सकती है जिसे हम प्रोड्यूस करें और जिसे हम मार्केट में प्रोवाइड करें। एक मार्केट का जो एनालिसिस होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, जो बिज़नेस कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले मार्केट की स्टडी करता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर उसके मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो क्या वो डिमांड क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में वो जो बिजनेसमैन होता है वो रिसर्च करता है। बट किसान उस बारे में कुछ भी नहीं करता है, वो सीधे जो पैटर्न चल रहा है लोगों का कमर्शियल फार्मिंग का, वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप बहुत सारी भीड़ में चल रहे हो और सारी बहुत भीड़ है जो धीरे 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 आगे आगे की ओर जा रही है। आप भी उस भीड़ में चल रहे हो, तो आप उस भीड़ से आगे कैसे निकल पाओगे? अगर आप कुछ नया सोचोगे भी नहीं, करने की तो बात ही दूर है, अगर आप कुछ नया सोचोगे भी नहीं तो आप उस भीड़ से अलग हो ही नहीं सकते। जो भीड़ के साथ होने वाला है वही आपके साथ भी होगा, और इस भीड़ का अगर नुकसान हो रहा है तो आपका भी नुकसान ही होने वाला है। ना ही किसान अपने खेतों में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ना ही वो ऐसा कुछ करते हैं जो बाकियों से अलग हो और जिससे कि कोई नई संभावना बन सके, जिससे कृषि में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। ये एक बात मुझे लगती है कि जो जहाँ पे किसान कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फार्मिंग एज अ बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है और वो फ़ायदा नहीं देता है किसानों को, जिसमें प्रॉफिट लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक बिज़नेस माइंड सेट से उसमें सोचते ही नहीं हो, काम भी नहीं करते हो। फोर्थ पॉइंट, चौथी बात जो मुझे लगती है वो है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना और बाहर की चीज़ों पे उसकी किसान की ज़्यादा डिपेंडेंसी फोर्थ पॉइंट हो सकता है, जिसकी वजह से कृषि ग्रो नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ। सपोज जो किसान खाना खाते हैं, मतलब कोई भी अगर खाना खाता है तो रोज़ जो हमें लगने वाली चीज़ें हैं उसमें कॉमन चीज़ें कौन सी होती है? एक तो होता है ऑयल, जो तेल हम खाते हैं, तेल लगता है हमें सब्ज़ी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, या बहुत सारी चीज़ों में हमें तेल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हम ज़्यादा कंज्यूम करने वाली जो चीज़ होती है हर घर में, वो जो कंज्यूम होती है वो है शुगर। शुगर इन द सेंस कि जो चीनी होती है, या आप उसको उसके रिप्लेसमेंट में आप गुड़ भी ले सकते हो, या हनी जैसी चीज़ भी आप उसके रिप्लेसमेंट में ले सकते हो। ये हो गया दूसरा। तीसरी चीज़ जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है आटा। और चौथी चीज़ है राइस। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कितने कितने परसेंट किसान इन चीज़ों को अपने खेत से ले सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे गांव में कॉटन कॉटन फार्मिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है, कॉटन की फार्मिंग। तो कॉटन में से दो चीज़ें निकलती है, एक तो ऑयल निकलता है और दूसरा कॉटन, जिससे क्लॉथ बनता है। और उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है जो जो कि कैटल फीड के लिए काम में आता है। जो उसका सीड होता है कॉटन का, उसमें से तेल निकालने के बाद जो बचता है वो जानवरों को फीड करने के लिए काम में आता है। मैं आपको बता दूँ कि हमारे गाँव में किसान कॉटन की खेती करते हैं और वो ऑयल परचेस करने के लिए बाहर दुकान पे जाते हैं। मतलब जो वो अपनी खेती में ले रहा है उसका भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही बात तो छोड़िए कि जो राइस या जो गेहूँ किसान उगाता है वो भी वो मार्केट में बेचता है, और उसको जो अच्छे क्वालिटी का चाहिए होता है वो मार्केट से खरीद के लाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शुगर केन की फार्मिंग करते हैं लोग, बट वो घर में चीनी तो नहीं बना सकते, चीनी तो फैक्ट्री में ही बनती है, बट घर में वो गुड़ बना सकते हैं। बट वो क्या करते हैं, सारा शुगर केन वो मार्केट में बेच जाते हैं, और उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है मार्केट पे कि वो उनको शुगर प्रोवाइड करे।
तो आप बताइए, जो चीज़ें उसके हाथ में है वो उनके लिए भी अगर बाहर डिपेंडेंट रहेगा तो वो कैसे ग्रो कर सकता है। बिजनेस का एक सेंस कहता है कि आप जितना कम अपनी लागत बनाओ और जितना आप कॉस्ट कटिंग कर सको चीज़ों में, उतना अच्छा होता है बिजनेस के लिए। बट या तो सारी डिपेंडेंसी बाहर बैठी है तो कैसे हो सकता है। दूसरी बात मैं बता दूँ आपको कि ट्रांसपोर्टेशन, अभी देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, आपको लगेगा ट्रांसपोर्टेशन, किसान तो खुद से तो कुछ सड़कें या उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे तो कुछ बना नहीं सकते। बट जस्ट इमेजिन कीजिए, आप अपने फार्म में दो चीज़ें लगाते हैं, सरसों, और सरसों के साथ आपने कुछ हनी बी कीपिंग फार्मिंग भी आपने स्टार्ट की। तो आपके पास दो प्रोडक्ट आपने अपनी खेती में ही अगर बना लिए, रॉ मटेरियल आपके पास है जो सरसों है जिससे ऑयल बनता है, और हनी जो आपको हनी बी ला के देंगी, आपको बस उसको कलेक्ट करना है। इन दोनों चीज़ों को आपको मार्केट में बेचना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो तरीके हैं। सरसों को आप मार्केट में लेके जाओ, जो किसानों की मंडी होती है, कृषि मंडियाँ जो होती है उसमें जाके बेच दो। और हनी के लिए भी आपको कोई ना कोई बायर मिल ही जाएगा, डीलर, जो आपसे हनी खरीद ले। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ जो आप कर सकते हो, आप हनी की पैकेजिंग कीजिए अच्छे से, और सरसों से आप तेल निकालिए और तेल की भी पैकेजिंग कीजिए, अपना ब्रांड बनाइए और उसको ऑनलाइन बेचिए। अब ऑनलाइन बेचने में किसानों को डर लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ऑनलाइन बेचना मतलब बहुत ही आसान हो गया है। आपको क्या करना है, आपको या तो आप खुद की साइट बना सकते हो या आप कोई एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स साइट पे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग वहाँ पे करनी होती है, आपको एक इन्वेंट्री अपनी मेंटेन रखनी होती है एक जगह पे, या तो आप उनके वेयर हाउस पे रख सकते हो या आप अपने घर, खुद अपने घर में भी उसको मेंटेन कर सकते हो, अपनी इन्वेंट्री को, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसको। बस उसका एक रिकॉर्ड रखना होता है आपको कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। कोई ऑर्डर आपके पास आता है तो एक ऐसी सिस्टम होती है जो डिलीवरी चार्जेस कैलकुलेट करके देती है आपको। बस जो बायर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी लोकेशन पे आपको उसे भेजना है। तो उसके तरीके क्या है कि कोई एक्सटर्नल डिलीवरी जो सर्विसेज होती है उसको आप हायर कर सकते हो इसके लिए, और वो डिलीवरी चार्जेस आप प्रोडक्ट में इंक्लूड कर सकते हो। इतना आसानी कि डिलीवरी जो सप्लायर्स डिलीवरी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपके घर पे आके प्रोडक्ट लेके जाएंगे, और वो जो बायर है उसको उसके घर पे प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे। और सारा पेमेंट भी जो है वो ऑनलाइन हैंडल हो सकता है, या तो आप कैश ऑन डिलीवरी रख सकते हो या प्रीपेड पेमेंट भी रख सकते हो। तो इतना आसान आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस हो गए। बट किसान क्या डिपेंडेंस है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कहते हैं कि हमारे पास अच्छे रोड नहीं है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। आपको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं ना, वो तो थर्ड पार्टी का काम बन जाएगा। अगर आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हो तो एक थर्ड पार्टी का काम बन जाएगा कि वो उसका झंझट है, फिर वो कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। आपको तो बस आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट कर देना है, और बाहर उसकी एक थोड़ी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की एक्सरसाइज होती है वो आपको करना पड़ेगा, और वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सब चीज़ों के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप ये समझ लो कि आपका बस इस्तेमाल ही होने वाला है, आप कोई प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई मान इस दुनिया में है नहीं जो दूसरों के लिए काम करे। सरकार का लॉजिक सिंपल है, उनको करोड़ों लोगों को फ्री में तो नहीं कह सकता मैं, बट बहुत कम रेट पे खाना प्रोवाइड करना है, और वो इसके लिए जोखिम कभी भी नहीं उठाएंगे कि वो आपसे महंगे दाम पे खरीद के उनको कम दाम पे बेचें। ऐसा इलॉजिकल काम कोई भी नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या आप ऐसा करते। देखो, अगला पॉइंट जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो है, वो एक इन चारों पॉइंट में वो कवर हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। जिसे मैं कहना चाहूँगा कि किसान का आलस या उदासीनता जो कि किसान दिखाता है, अगर उसको अपनी खेत में कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब उसको तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो बात ही छोड़ दी, उसको पता ही नहीं होता कि क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। NPK के अलावा तो उसको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पता नहीं है। और मैं तो एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% फार्मर को NPK का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा। वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं NPK के, वो ज़मीन में जाके क्या करते हैं, फसल को किस तरह से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, इसका भी नॉलेज नहीं होगा। तो एक आलस किसान का बनता है, जो क्यों जो बिज़नेस वो कर रहा है जिसकी वजह से उसका घर चल रहा है, उसकी ज़िंदगी चल रही है, उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि अपनी खेती में जो हम फसल लेते हैं उसको क्या न्यूट्रिएंट लगते हैं, वो फसल कैसे काम करती है, वो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, वो ज़मीन में से, धरती में से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्जर्व करती है, इस सारी चीज़ों को उसको नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सारा डीप में उनको
फुल डीप में साइंटिफिक स्टडीज या रिसर्च करनी चाहिए, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो तो किसान को होनी चाहिए। दूसरी बात, वो डिपेंडेंसी इतनी हो जाती है कि एनपीके अगर सरकार प्रोवाइड करेगी तो ही उनको मिलने वाला है, सीड्स अगर मार्केट से प्रोवाइड होते तो ही उनको मिलने वाले, यहाँ तक कि मजदूर भी अगर मार्केट, मजदूर यानी जो भी काम खेत में करना पड़ता है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या कल्टीवेशन हो गया या कोई पेस्टिसाइड के लिए कुछ काम हो गया, तो उसके लिए भी वो पूरी तरह से मार्केट पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसमें वो बहुत आसान चीज़ें ढूंढती हैं कि एनपीके लाया और डाल दिया, ठीक है, पेस्टिसाइड लाए, पेस्टिसाइड लेके आए और उनको डाल दिया, हाँ ट्रैक्टर लाए, कल्टीवेट कर लिया उनका जो भी फार्म होता है, तो वो ऐसे सोचते या वो उनकी ऐसी एक्टिवनेस दिखाते नहीं है कि कुछ ज़्यादा काम करें। इसमें एनपीके डालने के बजाय हम देखें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी ज़मीन में कौन से कम है और उनको हम ऑर्गेनिकली कैसे ये कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं अपने फार्म लैंड को। और अगर वो ऑर्गेनिकली नहीं हो रहे तो लास्ट में जो भी ऑप्शन बचता है उसके हिसाब से वो ट्राई कर सकते हैं, बट वो उनका लेजीनेस इतना है कि वो जाएंगे मार्केट में, एनपीके की बोरी उठाएंगे, खेत में डाल देंगे, काम खत्म। आप सोचिए, आपको अगर 6 महीने में एक ही दिन खाना दिया जाए तो कैसे होगा, एक या 2 दिन या 3 दिन। हम कंसिडर भी कर लें कि वो प्लांट्स होते हैं उनको रेगुलरली ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ज़मीन में तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए ना, जो फसल को चाहिए। अगर फसल को उनका जो खाना है वही अगर रेगुलरली नहीं मिल रहा है तो उनकी ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी, उनका मतलब हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, और अल्टीमेटली वो आपके प्रोडक्शन पे ही असर करता है, फसल के प्रोडक्शन पे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि किसान जो होते हैं ना, क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता है। इस बार अगर मेरा 10 क्विंटल कॉटन, हमारे यहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है तो कॉटन का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 10 क्विंटल कॉटन अगर एक ईयर में होता है तो ट्राई करते कि अगले साल वो 10 का 11 कैसे हो जाए, 12 कैसे हो जाए, या तो फिर वो 10 पे मेंटेन कैसे रहे। वो बस इस क्वांटिटी पर ही उनका ध्यान होता है, उनका क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं होता, उनका जो मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं होता। वो उसके लिए पूरी तरह से एक्सटर्नल सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बिजनेसमैन होता है, उसका अगर कोई प्रोडक्ट हुआ तो वो ट्राई करता है कि उसकी क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट हो, और बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, और उसका वो जो चाहे मतलब जो लॉजिकली जो हाईएस्ट रेट पॉसिबल होता है वो उस दाम पे उसको बेचता है। बट किसान इस बारे में सोचता नहीं है, वो सोचता है कि ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको डीप में सोचना पड़ेगा, अगर आप डीप में सोच ही नहीं रहे हो तो आप मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए। एक तो था नेतृत्व की कमी, जो लीडरशिप की लैक ऑफ लीडरशिप हम कह सकते हैं, और राजनीतिक उदासीनता, हीनता का भाव जो है राजनेताओं में। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, किसान का अज्ञान और बिजनेस का सेंस। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। समझिए आप मार्केट में गए टोमेटो बेचने के लिए, अगर टोमेटो का प्राइस मार्केट में 2 या 3 रुपये किलो, 1 रुपये किलो है तो आप बेचोगे उसको? नहीं बेचोगे। किसान इस हालत में क्या करते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और सारा टोमेटो मार्केट में रोड पे बिछा देते हैं। नुकसान किसका है? किसका नुकसान है इसमें? किसान का ही तो है ना। इस हालत में वो क्या कर सकते हैं? एक बिजनेस माइंडेड जो आदमी होता है वो इस टाइम पे क्या कर सकता है? देखिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो उस टोमेटो को लेगा, और गांव में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं जो महिलाएं चलाती हैं, जिनको कुछ काम चाहिए होता है, उसके बदले में हम उनको पैसे देते हैं तो वो हमारे लिए काम करती है, जो कोई भी काम हो। तो हम उनको ये टोमेटो दे के कह सकते हैं कि आप इसका केचप बना के अच्छे से पैकेजिंग करके मुझको दो, और मैं इसके बदले में आपको कुछ उस पर कमीशन दे दूँगा, या उसका कुछ आप उसको दाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके टोमेटो की सेल्फ लाइफ बढ़ गई इस वजह से। जो 1 रुपये का आपका टोमेटो जा रहा था, आप कम से कम दाम पे भी अगर बेचोगे मार्केट में तो फिर भी आपका 10 to 20% मार्जिन आसानी से उसमें रह सकता है। एक बिजनेस का सेंस जो होता है वो किसानों में नहीं होता है। ये मैं दूसरा पॉइंट बोलने जा रहा था कि जो किसान की अज्ञानता होता है उसके बारे में। तीसरा पॉइंट था हमारा सृजनशीलता या नया कुछ करने से डरना, क्रिएटिविटी की कमी, की कुछ भी कोई नया भी करता है, दूसरा भी करता है तो किसान तो पहले तो यही सोचता है कि ये तो फेल ही होने वाला है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, खुद तो करेंगे नहीं और दूसरों को भी मतलब वो डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। चौथा पॉइंट मैंने जो बताया था आपको, डिपेंडेंसी, हर चीज़ पे, मार्केट पे, एक्सटर्नल सिस्टम पे डिपेंड होना। ये डिपेंडेंसी का जो बिहेवियर किसान का है उसकी वजह से वो एक 4th पॉइंट मैंने बताया था। और लास्ट का पॉइंट मैंने बताया था आलस,
कि खुद से कुछ ना करना, जो भी आसान चीज़ें उसको मिलती है उसमें ही काम चला लेना, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव होके कुछ करने का जो एक किसी के अंदर भी जो जुनून होता है ना, उसकी कमी। चलो, प्रॉब्लम्स पे तो बहुत सारी बात कर ली, तो अब कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करते हैं। तो जो पहला पॉइंट हमारा था कि नेतृत्व, लीडरशिप की कमी और राजनीतिक उदासीनता, तो इसके बारे में मैं एक सॉल्यूशन में बताना चाहूँगा। राजनीतिक जो उदासीनता है उसको हैंडल करने का सीधा सिंपल तरीका है कि जो भी सरकार है उसको हटा दो। ये पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अपने लोगों को वहाँ पे जाके बिठाओ। ये दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि जो आपके फेवर की बात वहाँ पे रखें। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूँ कि हाँ, वो थोड़ा मुश्किल है, बट खुद से ही अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाओ जो कि सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। या ये तीन इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि किसान का अज्ञान और बिजनेस का जो सेंस उसको नहीं होता है, उसके बारे में किसान क्या कर सकते हैं कि वो नए, पहले तो उनको फॉर्मली पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि एक बिज़नेस कैसे वर्क करता है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, खेती और बिजनेस, इसके बीच का डिफरेंस उसको निकाल के, इन दोनों चीज़ों को अलग करके उसको पूरा बिजनेस का सेंस भी समझना पड़ेगा। और खेती में भी क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्या साइंटिफिक स्टडीज़ जो हमें एक्सप्लेन करती है खेती के बारे में, वो हमें डीप नॉलेज देती है, उन दोनों के बारे में उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट था हमारा क्रिएटिविटी की कमी। क्रिएटिविटी तो हम कहीं बाहर से तो कुछ ला नहीं सकते, वो तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। बस आपके अंदर से कुछ आवाज़ आनी चाहिए कि कुछ नया हमको करना है। अगर आप ट्रेंड के पैटर्न के साथ चलते, एक जो सोसाइटी में जो सारे लोग कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाइए, जो सोसाइटी के साथ होने वाला है वही आपके साथ भी होने वाला है। अगर सोसाइटी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे, सोसाइटी अगर लॉस में जाएगी तो आप भी लॉस में जाओगे। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कुछ नया करने का जुनून हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, यही इंसान की पहचान होती है। चौथा पॉइंट बताया था मैंने, डिपेंडेंसी। सारी चीज़ों पे बाहर डिपेंडेंट रहना। पहली चीज़ तो आपको खेती में जो करनी है कि आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगती है आपको आपके खुद के खेत में ही उगानी होगी। और दूसरा जो चीज़ आपको करना है कि आपका जो भी जो ज़रूरत की चीज़ है खेती में उगाने के बाद जो भी बचता है उसको आपको अच्छे से मार्केटिंग करके, एक पूरा बिजनेस मार्केट का एनालिसिस करके, एक बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लेके आपको मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करना होगा खुद से, किसी पे डिपेंड होके नहीं, सरकार पे या किसी एक्सटर्नल सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना है आपके लिए। पाँचवा पॉइंट है आलस। तो इसके बारे में तो कही गए।